हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं धनायन मूलक के संकेत और उनके संयोजकता के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से धनायन मूलक के संकेत और उनके संयोजकता को इतनी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में कभी भी ये भूल नहीं कर सकते हैं कि जो धनायन मूलक होता है वो अपने किस संकेत और किस संयोजकता से संबंधित होता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान पाया कि जो यौगिक होते हैं इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसमें से जो पहला भाग होता है वो कहलाता है धनायन मूलक और जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है ऋणायन मूलक। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर जो यौगिक हमारे पास मिलता है या जो कुछ भी हम यौगिक देखते हैं रसायन के क्षेत्र में, तो क्या ये जो यौगिक हमें मिलते हैं यह धनायन मूलक है और ऋणायन मूलक के साथ ही मिलते हैं या फिर कुछ और स्वरूप में मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बंधन पर जानने का प्रयास करना होगा। अगर आप बंधन पर जाते हो तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि जो यौगिक का निर्माण होता है वह क्रमशः दो बंधनों के कारण होता है, जिसमें से जो पहला बंधन होता है वो कहलाता है आयनिक बंधन और जो दूसरा बंधन होता है वो कहलाता है सहसंयोजक बंधन। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों ने कक्षा 9 या फिर हो सकता है 10 में चर्चा की होगी और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन रूप में दोस्तों पढ़ना है 11th या फिर 12th में। ठीक, तो जो बच्चे सहसंयोजक बंधन और जो आयनिक बंधन होता है इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें दोस्तों ये समझ में आया होगा कि सहसंयोजक बंधन में बनने वाले जो यौगिक होते हैं उसमें आने वाले जो मूलक होते हैं यह दोनों को दोनों ऋणात्मक मूलक ही होते हैं। मेरे बातों पर ध्यान देना। सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप बनने वाला जो यौगिक होता है उस यौगिक में भाग लेने वाले जो दोनों मूलक होते हैं, पहले भाग और दूसरे भाग वाले, ये दोनों को दोनों जो मूलक होते हैं वह दोस्तों ऋणायन मूलक वाले ही होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें आयनिक बंधन का, तो दोस्तों आयनिक बंधन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उसमें भाग लेने वाले जो दोनों मूलक होते हैं उसमें से जो पहला मूलक होता है वो कहलाता है धनायन मूलक है और जो दूसरा मूलक होता है वो कहलाता है ऋणायन मूलक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये जान चुके हैं कि यौगिक जो होता है वो दो रूपों में अपने स्वरूप को प्रकट करता है, पहला सहसंयोजक बंधन के रूप में और दूसरा आयनिक बंधन के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये समझ के रखना कि जब भी कोई यौगिक अपने सहसंयोजक बंधन को दर्शाता है तो उस स्थिति में उसमें भाग लेने वाले जो दोनों को दोनों मूलक होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक मूलक है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आयनिक बंधन का, तो कोई भी यौगिक अगर अपने आयनिक बंधन के स्वरूप को दर्शाता है तो उस स्थिति में हम लोग ये समझेंगे कि उस यौगिक में भाग लेने वाले जो दोनों को दोनों जो मूलक होते हैं उसमें से जो पहला मूलक होता है वो कहलाता है धनायन और जो दूसरा मूलक होता है वो कहलाता है ऋणायन। अर्थात दोनों को दोनों ना होंगे धनायन और ना ही होंगे ऋणायन। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बात करेंगे ओनली फॉर किसका, तो दोस्तों बात करेंगे ओनली फॉर धनायन मूलक का। जब दोस्तों आप लोग धनायन मूलक को बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित कर लेते हैं, इससे दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तो आप धनायन मूलक और ऋणायन मूलक की सहायता से आयनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण तभी संभव है जब धनायन मूलक और ऋणायन मूलक की उपस्थिति होगी। और जब दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ऋणायन मूलक से परिचित हो चुके हैं तो सहसंयोजक बंधन वाले जो यौगिक है उनका निर्माण आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ऋणात्मक मूलक वाले कुल जितने सारे मूलक हैं उनके संकेत और उनके जो संयोजकता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ज्ञात रहेगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़कर समस्त कुल जितने सारे धनायन मूलक देखे जा रहे हैं ये सब के सब अपना संबंध रखते हैं धात्विक परमाणु से। किससे संबंध रखते हैं दोस्तों, तो धात्विक परमाणु से अपना संबंध रखते हैं। देखिए, जब यह मूलक है तो दोस्तों यह आपके आयन के रूप में होगा और जब यह आयन धात्विक परमाणु से अपना संबंध रखता है तो कहीं ना कहीं ये सारे जो आयन है हाइड्रोजन के अतिरिक्त, तो ये दोस्तों किस रूप में जाने जाएंगे, तो यह दोस्तों धातु के रूप में जाने जाएंगे। तो एक चीज दोस्तों आप लोग यहाँ पर और नोटिस करना कि जब भी कोई यौगिक आयनिक बंधन के फलस्वरूप बनता है तो उस स्थिति में उस यौगिक में धनायन मूलक के रूप में भाग लेने वाला जो मूलक होता है वह कहीं ना कहीं धातु के रूप में जाना जाता है और उसी यौगिक का जो दूसरा मूलक होता है जो कि ऋणायन के रूप में भाग लेता है तो वह दोस्तों कहीं ना कहीं किस रूप में जाना जाएगा, तो वह दोस्तों कहीं ना कहीं अधातु के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो अधातु होते हैं वही ऋणायन के रूप में जाने जाते हैं और जो धातु होते हैं वही धनायन के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा गुण बिल्कुल भी सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक में नहीं देखा जाता। उसमें दोस्तों जो पहला और जो दूसरा दोनों जो मूलक होते हैं वो अपने ऋणायन के फॉर्म में ही होते हैं, बिल्कुल भी धनायन के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इस चीज
चीज को आप लोग समझकर रखना है। तो यहाँ पर जब पूरा का पूरा ये आपके मूलक के धातु से संबंधित है, तो दोस्तों जो संकेत आपके आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का होता है, जो संकेत आपके आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का होता है, वही संकेत दोस्तों यहाँ पर इन मूलकों का भी होगा। मैंने क्या बताया कि आपके धातु का जो भी संकेत आधुनिक आवर्त सारणी में होता है, वही संकेत इन मूलकों का भी होगा। तो कैसे, तो आप लोग समझना। देखिए, जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम, ठीक। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कैल्शियम धातु का जो संकेत होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, वो क्या होता है, तो वो होता है Ca। वो क्या होता है, Ca। जब कैल्शियम धातु का आधुनिक आवर्त सारणी में संकेत होता है Ca, तो कहीं ना कहीं जो आपका मूलक है कैल्शियम मूलक, इसका भी संकेत Ca ही होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें बेरियम का, किसका, तो बेरियम का, तो दोस्तों आप लोग ये देखो कि जो बेरियम है इसका आधुनिक आवर्त सारणी में जो स्वरूप है, जो संकेत है, वो कैसा होता है। तो दोस्तों बेरियम का जो स्वरूप होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, वो होता है Ba के रूप में। किस रूप में, Ba के रूप में। ये पहले से ही वैज्ञानिकों द्वारा दे दिया गया है कि कैल्शियम का जो संक्षिप्त रूप होगा वो होगा Ca, जो बेरियम का संक्षिप्त रूप होगा वो होगा Ba। आप लोग क्या करना दोस्तों कि एक आधुनिक आवर्त सारणी ले लीजिएगा और उसे दोस्तों आप लोग क्या करना कि जहां आप लोग पढ़ते हैं वहीं पर दोस्तों उसको साट लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप कभी भी पढ़ते हैं या दोस्तों वहीं पर अगर स्टडी करते हैं, तो बार बार आपकी जो नजर है वो पड़ेगी किस पर, तो वो पड़ेगी आधुनिक आवर्त सारणी पर। और जब बार बार दोस्तों आप आधुनिक आवर्त सारणी को देखिएगा, तो उस स्थिति में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा तत्व अपने किस संकेत से अपना संबंध रखता है। और जब दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाइएगा कि हाँ यह तत्व अपने इस संकेत से संबंध रखता है, तो उस स्थिति में आपको किसी भी तत्व का जो संकेत है उसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहीं पर बात करते हैं हम लोग किसका, तो कोबाल्ट का। ठीक, तो दोस्तों कोबाल्ट, तो कोबाल्ट करने का मतलब है कि अगर हम लोग कोबाल्ट को आधुनिक आवर्त सारणी में देखें, तो इसका जो स्वरूप होता है वो होता है किस रूप में, तो होता है CO के रूप में, CO के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि जो पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन इसके बाद का जो लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। अगर कोई बच्चा इसके बाद का भी लेटर अगर बड़ा कर देता है, तो उस स्थिति में इसको हम बिल्कुल भी किसी भी आधुनिक आवर्त सारणी वाले तत्व का संकेत नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आने वाले कुल जितने सारे तत्व के संकेत हैं उसका केवल पहला लेटर ही होता है कैपिटल, लेकिन उसके बाद का जो लेटर होता है वो होता है स्मॉल। लेकिन अगर दोनों हो जाएगा कैपिटल, तो कहीं ना कहीं यह यौगिक के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि बोलेंगे कोबाल्ट। तो इस चीज को आप लोग समझकर रखना। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये कोई यहाँ पर आ गया Ca, ठीक है, यहाँ पर आ गया Ca, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो C है ये कैपिटल है और यहाँ पर जो A है यह स्मॉल है। तो इसको हम लोग तत्व का संकेत बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे आ जाएगा तो हम इसको बिल्कुल भी तत्व का संकेत नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रोमियम का। तो दोस्तों क्रोमियम यानी C, यहाँ पर C ले लेंगे और C के बाद देखेंगे कि कौन सा प्रधान अक्षर होगा। C के बाद कौन सा प्रधान अक्षर होगा, तो क्रोमियम, क्रो यानी R यानी र, ठीक है, यानी कि R अंग्रेजी में R यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि R लिख लेंगे। तो दोस्तों मैं अपने से नहीं बता रहा कि R लिख लेंगे, ऐसा जो संकेत है वो आपके आधुनिक आवर्त सारणी में दिया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कैडमियम का। तो दोस्तों कैडमियम का जो संकेत होता है वो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में किस रूप में, तो CD के रूप में, C या D। जो पहला लेटर होगा वो होगा कैपिटल, कौन, तो C, और जो दूसरा लेटर होगा D वो होगा स्मॉल। तो यहाँ पर जब भी आपको CD दिखाई दे, तो आप लोग ये समझ कर रखना कि जो CD है यह कैडमियम धातु का संकेत है, जो Cr है यह क्रोमियम धातु का संकेत है, जो CO है वो कोबाल्ट धातु का संकेत है, और जो Ba है यह बेरियम धातु का संकेत है, और जो C है वो कैल्शियम धातु का संकेत है। आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों कीन कर जहां पर आपका स्टडी टेबल है वहां पर दोस्तों साथ लेना, और उसको हमेशा दोस्तों देखना, आपको बिना रटे समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं उनके संकेत आपको याद हो जाएंगे। अगर जिस बच्चे को धातु का जो संकेत है वो पता नहीं होगा, या जो अधातु है, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं मेन अगर उनके संकेत पता नहीं है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपकी जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत ही वीक हो जाएगी। इसलिए इतना वीक मत होने दीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पर बात करते हैं किसका, तो एल्युमिनियम का। तो ये तो बहुत दोस्तों फेमस है, किस बच्चे को पता नहीं होगा, सबको पता होगा एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम में जो पहला लेटर होगा ये प्रधान होगा, ठीक है, जो दोस्तों हमेशा कैपिटल के रूप में लिखा जाएगा ए, लेकिन इसके बाद का जो प्रधान अक्षर है वो लिया जा रहा है यहाँ पर कौन, तो वो लिया जा रहा है एल, लेकिन होगा किस रूप में, तो स्मॉल के रूप में। अगर ऐसा दोस्तों आपको संकेत दिखाई दे आधुनिक आवर्त सारणी में, तो हम लोग समझेंगे कि ये जो एल है यह एल्युमिनियम तत्व से संबंधित है। यहाँ पर एंटीमनी, तो देखो जो एंटीमनी का लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, तो एंटीमनी का जो लैटिन नाम होता है वो होता है अस्टिबियम। क्या होता है, अस्टिबियम होता है। तो अस्टिबियम में दोस्तों जो एस है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, और उसके बाद अस्टिबियम, बीएम, तो बीएम में जो पहला लेटर है बी उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो एसपी जो है, एसपी का मतलब होता है एंटीमनी, यानी इसका हिंदी नाम हो गया एंटीमनी। अब बात करें दोस्तों इसका अगर हम लोग लैटिन नाम में, तो यह होता है एस्टिबियम के रूप में। अमोनियम, तो देखिए जो अमोनियम है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अमोनियम को। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, अमोनिया का होता है NH3। क्या होता है, NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। यानी नाइट्रोजन के 3 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इन तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन में एक गो हाइड्रोजन आकर सट गया, तो इस तरीके से क्या हो चुका है, यह एक यौगिक बन चुका, जिसको हम लोग बोलते हैं NH3 अमोनिया। लेकिन अगर इसी NH3 में एक हाइड्रोजन और आकर अगर अटैच हो जाए, एक हाइड्रोजन, जैसे कि केवल यह H है, H2 नहीं है, ओनली फॉर H है, अगर एक हाइड्रोजन और आकर इसमें अटैच हो जाए तो यह होगा किस रूप में, NH3 सॉरी NH3 एगो H है, NH4 आप प्लस के रूप में, इस तरीके से होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 गो जो हाइड्रोजन है वो तो उदासीन है, लेकिन जो एक गो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल भी उदासीन नहीं है, यानी कि इसके पास एक गो प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम लोग केवल इसको लिखेंगे NH4 को, तो यहाँ पर हो जाएगा NH4। समझ गए बात को, ठीक। हाइड्रोजन किसको पता नहीं होगा भाई, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का H होगा, जो कि अपवाद के रूप में है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे H बस। आगे देखिए सोडियम, किसको पता नहीं है, सोडियम का संकेत क्या होता है, तो Na, जिसको हम लोग लैटिन नाम में बोलते हैं नेट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर होगा Na और उसके बाद A। ठीक है, हमेशा इसका जो बाद वाला लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, तो स्मॉल होगा, याद रखिएगा। सारा चीज मैं बताऊंगा, इसकी जो संयोजकता है मैं खुद बताऊंगा, लेकिन संकेत आप लोग सीख जाओ कि हाँ किस धातु का कौन सा संकेत होता है, मतलब किस तत्व का कौन सा संकेत होता है। पोटेशियम है, तो दोस्तों पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम जो होता है इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है कैलियम। तो कैलियम की जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, तो होता है के से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे, ओनली फॉर के और कुछ ना, ठीक ना, ओनली फॉर के लिखेंगे। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कोई लैटिन नाम नहीं होता, तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम को हम लोग यहाँ पर एम लिखेंगे, क्योंकि यह एम से स्टार्ट हो रहा है, हाँ अंग्रेजी में एम से स्टार्ट हो रहा है, तो एम लिखेंगे। और इसके बाद का जो प्रधान अक्षर है वो कौन है, तो वो है जी, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जी, जो कि डी ब्लॉक का यह धातु है। जिंक है, तो दोस्तों देखिए जिंक का क्या होगा, जिंक है, यानी कि जेड से इसकी स्टार्टिंग होती है अंग्रेजी में, ZINC, तो लिखेंगे जेड कैपिटल लेटर के रूप में। जिंक है तो ले लेंगे एन, तो जेड का होगा, जिंक का संकेत होगा। यहाँ पर देखो तांबा, तांबा का होता है, इसका जो अंग्रेजी नाम होता है वो होता है कॉपर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे Cu। कॉपर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, COPPER अंग्रेजी में, लेकिन कहीं पर भी यू नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉपर का भी लैटिन नाम है। तो दोस्तों कॉपर का जो लैटिन नाम होता है वो होता है क्यूप्रम। क्या होता है, क्यूप्रम होता है। तो क्यूप्रम जब होता है, क्यूप्रम जब होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यू डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद है सीसा, तो सीसा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। और इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है प्लम्बम। क्या होता है, प्लम्बम होता है। तो प्लम्बम के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P और उसके बाद लिखेंगे B। ई होता है लैटिन नाम से संकेत PB, लेकिन इसका जो हिंदी नाम है वो है क्या चीज, वो है सीसा। ठीक है, जिसको लेड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पारा, तो दोस्तों पारा का जो लैटिन नाम होता है यह होता है हाइड्रागाइरम। क्या होता है, हाइड्रागाइरम। तो दोस्तों हाइड्रा में जो पहला लेटर होगा उसको लिखेंगे H, यहाँ पर लिखेंगे H। और गाइरम, तो गाइरम का स्टार्टिंग हो रहा है G से, तो लिखेंगे स्मॉल g। तो Hg कहीं पर भी अगर आप लोग को दिखे तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कि यह काची है, तो यह मरकरी है, यानी कि यह पारा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोग को जो तांबा का लैटिन नाम बताया है क्यूप्रम, तो दोस्तों क्यूप्रम भी होता है और क्यूप्रस भी होता है। दोस्तों आप लोग क्यूप्रस ही समझ कर रखना, क्या समझ कर रखेंगे, क्यूप्रस। ठीक,
आगे देखेंगे यहाँ पर निकेल, तो निकेल का स्टार्टिंग हो रहा है न से, तो न का मीनिंग क्या होगा भाई, अंग्रेजी में एन होगा, ठीक है। फिर निकेल, तो इसके बाद का जो प्रधान अक्षर होता है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया हुआ वो होता है आई, तो लिखेंगे एन आई, ठीक। चांदी है, तो चांदी का क्या होता है अर्जेंटम, इसका लैटिन नाम, तो अर्जेंटम के लिए यहाँ पर आ जाएगा एजी, तो एजी का मतलब हो गया काची, इसका हिंदी नाम तो चांदी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रोनीशियम, तो ऑस्ट्रोनीशियम में एस ले लेंगे और उसके बाद आर ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा संकेत किसका, तो ऑस्ट्रोनीशियम का, जो कि दोस्तों यह एस ब्लॉक का क्या है, यह दोस्तों तत्व है। आप लोग देख लेना एस ब्लॉक के तत्व में आपको ऑस्ट्रोनीशियम दिखाई देगा और उसका संकेत भी दिखाई देगा। आप लोग पूरा का पूरा जो आवर्त सारणी है उसमें आने वाले कुल जितने सारे तत्व हैं उसके संकेत को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेना। इसका दोस्तों कोई ट्रिक नहीं होता, अगर जीवन भर दोस्तों अगर आप लोग ट्रिक पर डिपेंड रहोगे तो आप दोस्तों बहुत ही अपने आप को धोखा दोगे, क्योंकि जितना दोस्तों काम आपका खुद का सेल्फ स्टडी करेगा उतना ट्रिक बिल्कुल भी नहीं करेगा। ट्रिक का दोस्तों यहाँ पर जो सहयोग है वो इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप एग्जाम में कम समय में किसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन उसे कर सकें। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रिक पर ही निर्भर कर लेते हैं तो उस स्थिति में आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अर्थात आपके अंदर दोस्तों कोई भी प्रतिभा नहीं रहती। आप केवल और केवल ट्रिक के सहारे ही जीवित रहते हैं और अपने जो एजुकेशन की जो स्टडी है उसे आप ट्रिक पर ही लेकर आधारित रहते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, इसलिए मैं दोस्तों आप लोग बता रहा हूं कि यहाँ पर कुल जितने सारे जो संकेत है उसे आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी से ही तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो टीन, तो टीन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो टीन का जो लैटिन नाम होता है वो होता है अस्टेनम। क्या होता है, अस्टेनम होता है। तो जब अस्टेनम होता है तो अस्टेनम का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर स यानी कि ए से अस्टेनम और अस्टेनम, तो एसन ले लेंगे, एसन मतलब क्या होगा, टीन होगा, यही संकेत होता है उसका, ठीक है। इसके बाद का जो प्रधान अक्षर होगा वो होगा एन। मैग्नीज, तो मैग्नीज में एम, इसके बाद का होगा एन होगा, इसका जो संकेत होता है वो एम एन होता है। असर्निक है, असर्निक का होता है ए और फिर हो जाएगा एस, ये हो जाएगा संकेत असर्निक का। आयरन यानी कि लोहा, तो दोस्तों लोहा का जो लैटिन नाम होता है वो होता है फेरम, फेरम होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ओनली फॉर एफ ही लिख सकते हैं, ठीक है, एफ ही मतलब लोहा। आगे देखिए बिस्मथ है, तो इसका कोई लैटिन नाम नहीं होता, बस बी आई, बी के बाद जो प्रधान अक्षर है वो है आई, बिस्मथ, काम खत्म। टंगस्टन, बोल फार्म है, इसका लैटिन नाम क्या होता है, बोल फार्म है, तो इसका जो कैपिटल लेटर होगा ओनली फॉर एगो होगा, क्या, तो डब्ल्यू, बस छोड़ देंगे। बेरिलियम, तो बेरिलियम का क्या होगा, बी आई, हेजा का चाहिए बी ए, हेजा का चाहिए बी ई, तो बी से समझेंगे बेरिलियम को और बी ए से समझेंगे बेरियम को। तो इतना सारा जो संकेत थे वो आप लोगों ने दोस्तों जान लिया। ये सारे सारे क्या थे आपके, ये सारे सारे आपके धनात्मक थे। अब हम लोग निकालते हैं इसकी संयोजकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तत्वों का संकेत तो पता रहता है लेकिन इनकी जो संयोजकता है वो बिल्कुल भी पता नहीं रहती, और जब तक संयोजकता पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग एक मूलक को दूसरे मूलक के पास नहीं सटा सकते, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाए कि हमने कुल जितना सारा यहाँ पर मूलक लिया हुआ है, इन मूलकों का जो संकेत है वो हमने लिया है किसके आधार पर, तो दोस्तों हमने वो लिया है धात्विक तत्व के आधार पर, क्योंकि ये जो कैल्शियम मूलक है यह संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है कैल्शियम धातु से। जो बेरियम मूलक है वो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है बेरियम धातु से। जो कोबाल्ट मूलक है यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कोबाल्ट धातु से। और जो संकेत कोबाल्ट धातु की होती है वही संकेत कोबाल्ट मूलक का भी होगा। जो संकेत एल्युमिनियम धातु की होती है वही संकेत एल्युमिनियम मूलक का भी होगा। जो संकेत मैग्नीशियम धातु की होती है वही संकेत मैग्नीशियम मूलक का भी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये समझ सकते हैं कि जब इन मूलकों का संकेत धातुओं से संबंधित है तो कहीं ना कहीं इन मूलकों का जो संयोजकता होगा वो भी आधुनिक आवर्त सारणी में आने वाले जो धातु हैं उसी से संबंधित होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संयोजकता कैल्शियम धातु की होगी वही संयोजकता कैल्शियम मूलक का होगा। जो संयोजकता बेरियम धातु की होगी वही संयोजकता बेरियम मूलक का होगा। जो संयोजकता आयरन धातु की होगी वही संयोजकता आयरन मूलक का भी होगा। जो संयोजकता सोडियम धातु की होगी वही संयोजकता सोडियम मूलक का भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर यह समझते हैं कि आखिर जो कैल्शियम धातु है उसकी संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से आधुनिक आवर्त सारणी को याद करना सिखाया था। दोस्तों जिन ट्रिकों की सहायता से मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से आधुनिक आवर्त सारणी को याद करना सिखाया था उन्हीं ट्रिकों
का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो कैसे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम, तो दोस्तों यहाँ पर जो कैल्शियम है वो इतना भी भारी नहीं है। आपको पता होगा कि कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 20। कितना होती है? वो होती है 20। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसा होगा, तो होगा 2 8 8 और 2 के रूप में। 2 8 10, 10 8 18, 18 2 20। तो दोस्तों इसके बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तत्व का यानी कैल्शियम तत्व की संयोजकता कहलाएगी। तो देख सकते हैं कि कैल्शियम यानी कि Ca तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, तो है दोस्तों 2। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी, तो वो दोस्तों होगी 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। क्या करेंगे भाई, 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप लोग ये देखो कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कैल्शियम आता है। ठीक है, मैंने आप लोग को ट्रिक याद करना सिखाया था। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कैल्शियम आता है। तो दोस्तों देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि जो वर्ग 2 है उसका जो ट्रिक होता है वो होता है बेमांगे। वर्ग जो 2 है ना, कैल्शियम जो होता है वर्ग 2 से संबंधित होता है। तो मैंने उसका ट्रिक दिया था बेमांगे कल स्ट्रॉबेरी रेडी हो गया। ठीक है, रेडी हो गया लिख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो ट्रिक लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, बेमांगे कल स्ट्रॉबेरी रेडी हो गया। तो देखो तो इसमें आपका कैल्शियम मिलेगा, तो हाँ मिलेगा। कहाँ पर, तो कल का जो संबंध है वो होगा किससे, तो वो हो जाएगा कैल्शियम से। ठीक है, वो हो जाएगा कैल्शियम से। और जब कैल्शियम की संयोजकता 2 होगी तो दोस्तों इस ट्रिक में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं उनकी भी संयोजकता 2 ही होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम बे का अर्थ निकालें तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जो बे का अर्थ होगा वो हो जाएगा बेरिलियम। तो दोस्तों जो संयोजकता कैल्शियम की होगी वही संयोजकता बेरिलियम का भी होगी, क्योंकि मैंने आप लोग को बता चुका है कि इस ट्रिक के माध्यम से आने वाले कुल जितने सारे तत्व हैं अगर उन तत्वों में किसी भी एक तत्व की बैलेंसी अगर आपको पता चल जाती है तो आप उस बैलेंसी की सहायता से ही समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं उनकी बैलेंसी को भी आप निकाल सकते हैं। निकालने का मतलब ये हुआ कि आप उनकी जो बैलेंसी है उसे भी दोस्तों आप उतना ही बता सकते हैं जितना कि उस तत्व की होगी। तो देख सकते हैं कि इस ट्रिक में जो कल है उसका अर्थ हुआ है कैल्शियम और कैल्शियम की जो बैलेंसी है वो है 2। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हुआ कि इस ट्रिक में आने वाला जो सारा का सारा जो तत्व होगा उसकी भी बैलेंसी 2 ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बे का, तो दोस्तों बे जो है यह अपना संबंध रख रहा है किससे, तो यह अपना संबंध रख रहा है बेरिलियम से। तो इसकी जो बैलेंसी होगी वो कितनी होगी, तो दोस्तों यह हो जाएगी 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 उतार लेंगे, खत्म बात। अब देखिए अब यहाँ पर क्या चाहिए, बेमांग। तो मांग से यहाँ पर क्या निकलेगा, मांग से क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम होगा इसकी जो बैलेंसी होगी वो भी उतनी ही होगी जितना कि कैल्शियम की होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम की जो बैलेंसी है वो लिख सकते हैं 2, है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए बेमांगे मतलब होता है मैग्नीशियम, बेमांगे कल का हो गया ऑस्ट्रो मतलब ऑस्ट्रोनेशियम, ऑस्ट्रो का मतलब होता है ऑस्ट्रोनेशियम। तो उसका भी बैलेंसी कितना होगा, 2 ही होगा। तो ऑस्ट्रोनेशियम कहाँ है, तो यहाँ पर है, ऑस्ट्रोनेशियम यहाँ पर है, तो लिखेंगे इसकी बैलेंसी कितना, तो 2। ठीक, अब देखिए ऑस्ट्रोबेरी, तो बेरी मतलब होगा बेरियम। तो बेरियम कहाँ पर है, तो बेरियम दोस्तों देखिए बेरियम यहाँ पर है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शायद हो सकता है लिख दिया है। तो बेरियम की जो बैलेंसी है वो कितनी है, 2 है 2। तो ये आपका सही है। ठीक, अगर हम बात करें यहीं पर रेडी, तो दोस्तों जो रेडी होता है इसका अर्थ होता है रेडियम, जो कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो रेडियम भी एक प्रकार का धातु है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियम। इसकी जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो वो भी होगी 2 ही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका जो संकेत होगा वो होगा Rd। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकल चुका। ठीक, अब यदि हम बात करें कोबाल्ट का, तो दोस्तों कोबाल्ट का जो संयोजकता होगा उसे ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूं दोस्तों, उसे आप लोग याद रखना। यहाँ पर है ये ट्रिक, मन फेंको निकू जानू। ठीक है, क्या लिखेंगे, मन फेंको निकू जानू। तो दोस्तों इससे क्या कर सकते हैं, आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें तत्व सम्मिलित है। ठीक, देखिए मन यानी कि Mn का जो अर्थ है वो हो जाएगा मैग्नीज। ठीक, यहाँ पर फेंको में जो Fe है इसका अर्थ हो जाएगा आयरन।
ठीक है। जो यहाँ पर CO है इसका जो अर्थ होगा ये हो जाएगा कोबाल्ट। जो यहाँ पर Na है इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा निकल। और यहाँ पर जो आप Cu देख रहे हैं CIU इसका अर्थ हो जाएगा कॉपर। और जो जानू का अर्थ है वो होता है जिंक। ठीक है। तो दोस्तों इन तत्वों में अगर आपको किसी भी एक तत्व की वैलेंसी पता रहती है तो आप उसी वैलेंसी को अन्य सभी तत्वों के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें दोस्तों यहाँ पर पता रहता है, मान के चलते हैं कि जिंक का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जिंक की जो वैलेंसी वो पता रहती है। तो जिंक की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, कुल जितने सारे तत्व देख रहे हैं इनकी भी वैलेंसी 2 ही हो जाएगी। तो लिख देंगे आराम से। देखिए मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक। और यहाँ पर क्या चाहिए, आयरन, तो आयरन कहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ठीक। कोबाल्ट CO कहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर, तो लिख देंगे कितना वैलेंसी, तो 2। ठीक। फिर देखिए निकेल है Na, तो इसकी भी वैलेंसी कितना होगी, तो जितना जिंक की होगी उतना ही निकेल का भी होगी। तो निकेल कहाँ पर है, तो दोस्तों निकेल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है Na, तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी 2 होगी। ठीक। फिर उसके बाद कॉपर है, तो कॉपर कहाँ पर है भाई, तो कॉपर आप लोग देख सकते हो सकता है इधर होगा। तांबा, तांबा कोई कॉपर बोलते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी 2 होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो मैग्नीज है और जो आयरन है और जो यहाँ पर आप तांबा देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि परिवर्तनशील संयोजकता को प्रकट करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी तत्व अपने 2 या 2 से अधिक संयोजकता को प्रकट करता है तो उस तत्व की जो संयोजकता होती है वो कहलाता है परिवर्तनशील संयोजकता। तो दोस्तों इनका जो वास्तविक जो संयोजकता होता है वो होता है 2, लेकिन 2 के अतिरिक्त भी एक संयोजकता और होता है जिसे हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो मैग्नीज की जो मूल संयोजकता है, वास्तविक जो संयोजकता है वो है 2, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक और संयोजकता होती है, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, तो दोस्तों 3 लिख सकते हैं। ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तांबा, तो दोस्तों तांबा का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है और 1 होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर देखिए हम लोग इसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसका जो उच्चारण है वो हम लोग करेंगे इसके लैटिन नाम से। यहाँ पर मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस तरीके से, इनके नाम में हम लोग लगाएंगे, एगो में लगाएंगे आस, कम जब रहेगा संयोजकता तो उसमें आस लगाएंगे, आज इसमें ज्यादा रहेगा उसमें ईक लगाएंगे। क्या करेंगे भाई, ईक लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर मैग्नीज 2 संयोजकता के साथ किसी यौगिक में आए, जो मैग्नीज है अगर वो 2 संयोजकता के साथ किसी यौगिक में आए तो उस स्थिति में जो मैग्नीज का उच्चारण है वो हम लोग आस लगाकर करेंगे। क्या बोलेंगे, तो मैग्नस। क्या बोलेंगे, तो मैग्नस बोलेंगे। लेकिन अगर यही जो मैग्नीज है अगर वो किसी यौगिक में अपने 3 संयोजकता के साथ आएगा तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग दोस्तों ईक लगाकर बोलेंगे, यानी उसमें प्रत्यय ईक जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, मैग्निक। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों मैग्निक उच्चारण करेंगे, किसके लिए, तो संयोजकता 3 के लिए। ठीक। उसी प्रकार से देखिए आयरन, तो दोस्तों आयरन को हम लोग इसका जो लैटिन नाम है उसमें क्या जानते हैं, तो उसमें जानते हैं फेरम। तो यहाँ पर फेरम से ही समझेंगे कि जब भी आयरन अगर अपने 2 वैलेंसी के साथ आएगा तो उसमें हम लोग समझेंगे कि यह है किस रूप में, तो यह है फेरस के रूप में, फेरस के रूप में। लेकिन जैसा ही आयरन अगर 3 संयोजकता के साथ आएगा तो उसमें दोस्तों हम लोग समझेंगे कि यह फेरिक के रूप में है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि फेर में ई के जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, फेर में ई के जोड़ोगे तो बन जाएगा फेरिक। फेर में अगर आस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, फेरस। मूल में बस आस और ई को जोड़ देना है इसके संयोजकता के अनुसार ही। ठीक। यहाँ पर है तांबा, तो तांबा में दोस्तों जो इसका मूल जो शब्द है, मूल जो यहाँ पर उपसर्ग है वो है क्या चीज, तो है क्यू। ठीक ना। तो अगर संयोजकता 1 रहेगा तो उस स्थिति में हो जाएगा क्यू प्लस, यानी अस लगेगा अस। और जब संयोजकता 2 रहेगा यानी जब संयोजकता ज्यादा रहेगा तो उसमें लगा देंगे 1, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू परिक, क्यूप्रिक। ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग नाम उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों इतना सारा आप लोगों ने देख लिया। अब यदि बात करें क्रोमियम की वैलेंसी का, तो दोस्तों क्रोमियम की जो वैलेंसी है वो हम लोग लिखेंगे 3। कैसे, तो आप लोग याद रखना, देखिए C के बाद जो आ रहा है तो इसका मतलब समझेंगे 3। क्या समझेंगे, 3 समझेंगे, 3। तो दोस्तों 3 के लिए यहाँ पर लिख लेंगे 3। C के बाद आ रहा है तो R से समझेंगे 3, तो 3 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, तो इसकी वैलेंसी हम लोग 3 दे देंगे। अब देखिए कैडमियम, तो दोस्तों कैडमियम में जो CD देख रहे हैं ना, CD, तो CD में जो D आया है तो इसका जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे 2।
क्या समझेंगे? 2। डी का जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे 2। थोड़ा सा ट्रिक बताने आप लोग समझ के रखना। डी का अर्थ क्या होगा? तो डी का मतलब 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इसकी वैलेंसी कितना, तो लिख लेंगे 2, बस काम खत्म। अब देखिए एल्युमिनियम, तो दोस्तों एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है कितना? 13। तोड़ देंगे 2 8 10 3 13, तो वैलेंसी कितनी होगी? तो वैलेंसी 3 होगी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, तोड़कर आप उसे निकाल सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर क्या करेंगे? 3 ले लेंगे। अब देखिए एंटीमनी, तो दोस्तों एंटीमनी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि एंटीमनी जो है वह आधुनिक आवर्त सारणी के किस तत्व के साथ आएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई एक ट्रिक पर चलते हैं। तो मैंने एंटीमनी से संबंधित आपको ट्रिक बताया था, जैसे कि मान के चलते हैं कि एंटीमनी है तो एंटी से मैंने बताया था आंटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंटी, अब देखो कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसमें आंटी शब्द आएगा। तो मैंने आप लोगों को दिया था कि नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए। मैंने दोस्तों ये ट्रिक दिया था, नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए। तो नाई से बनेगा नाइट्रोजन, और आपको पता है कि नाइट्रोजन तत्व की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3। तो दोस्तों जितना वैलेंसी नाइट्रोजन तत्व की होगी उतना ही वैलेंसी किसकी होगी? तो एंटीमनी की भी होगी, क्योंकि एंटी का मतलब आंटी, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है, सॉरी जो ट्रिक है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? तो वो हो रहा है नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जो वैलेंसी है वो लिख लेंगे कितना? तो वो हम लोग लिखेंगे 3। ठीक, काम खत्म। फिर अगर बात करें हम लोग अमोनियम का, तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है ना प्लस के रूप में, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो ओनली फॉर 1 होगी। तो हम लोग यहाँ पर 1 ले लेंगे। हाइड्रोजन सबको पता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो 1 होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 1 ले लेंगे। सोडियम सबको पता है कि सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है कितना? 2 होता है 11। तोड़ेंगे तो होगा 2 8 10 1 11, तो 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। ठीक है। पोटेशियम, तो दोस्तों पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो भी 1 होती है, क्योंकि पोटेशियम धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इनके परमाणु संख्या के आधार पर अगर तोड़ो तो वो टूटता है इस तरीके से 2 8 7, यानी इसकी परमाणु संख्या होता है 17। इसका बैटम का इलेक्ट्रॉन है 7 गो, 8 में से 7 को घटा दो, कितना बचेगा? 1 गो। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी हम लोग लिख लेंगे 1। निकल जा रहा है, देख सकते हैं। जिंक, तो मैंने अभी बताया जिंक का कितना है? 2, यानी जानू। इसका जो पता है आपको पता रहता है जिंक का कितना होता है? तो 2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है। अब आगे देखो सीसा, तो दोस्तों ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसमें सीसा यानी शीश से संबंधित ट्रिक आएगा? शीश से संबंधित है। अगर उसमें से किसी भी एक तत्व का संयोजकता आपको पता रहेगा तो आप सीसा का भी दोस्तों निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों देखो ये कॉपर से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर इसे बंद कर दे रहे हैं कॉपर से। सीसा का हम लोग देख रहे हैं काशी जी में टॉप शीशों ने फॉलो बैक किया। ये ट्रिक मैंने दोस्तों आप लोग को दिया था। तो का मतलब कार्बन, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 6। इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितना होगा? वो होगा 4। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैलेंसी होगा सीसा का वो भी हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। और ये क्या करता है दोस्तों कि यह अपने परिवर्तनशील संयोजकता को प्रकट करता है। तो अधिक से अधिक होगा 4 और कम से कम होगा 2 रहेगा तो अस लगाएंगे, और 4 रहेगा तो इक लगाएंगे। अस से बनेगा प्लम्बस और 4 रहेगा तो बनेगा प्लम्बिक, यानी इसका जो लैटिन नाम है उसी से क्या करेंगे? इसका नाम हम लोग उच्चारण करेंगे। लैटिन नाम के मूल शब्द से ही नाम उच्चारण होगा। अब देखो पारा यानी कि मरकरी है, तो मरकरी को कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर? तो देखिए मरकरी के लिए हम यहाँ पर कोई आप लोग को ट्रिक दिए थे मरकरी के लिए। तो दोस्तों मैंने दिया था आप लोग को ये ट्रिक है, जानू कैंडल मरकरी काफी नम है। जानू कैंडल मरकरी काफी नम है। तो दोस्तों मैंने ये ट्रिक आप लोग को दिया था। तो जानू यानी कि जिंक, तो जिंक का जो संयोजकता है वो तो पता है आप लोग को। तो जिंक का जो संयोजकता है वो होता है 2। तो जानू कैंडल मरकरी काफी नम है, तो कैंडल यानी कैंडियम और मरकरी मतलब मरकरी आपको दिखाई दे रहा है। जानू कैंडल मरकरी काफी नम मतलब कॉपनियम। तो कॉपनियम तो यहाँ पर बिल्कुल भी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 लिख लेंगे। 2 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जिंक के साथ आ रहा है और जिंक का भी है 2, तो इसका भी कितना होगा? तो 2 होगा। आगे देखो चांदी, तो देखो ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसमें चांदी का प्रयोग होगा? तो दोस्तों चांदी से बनेगा चंदू। क्यों चंदू? ठीक है, क्यों चंदू सोना मान गई, क्यू चंदू सोना मान गई। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्यू है Cu, इसका अर्थ होगा कॉपर, और जो कॉपर की वैलेंसी होती है मूल वैलेंसी वो होता है 1। तो क्यू मतलब हो जाएगा कॉपर, चंदू मतलब हो जाएगा चांदी। यानी जब कॉपर की वैलेंसी होगा 1 तो जो चांदी है इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? तो इसकी भी वैलेंसी हो जाएगा 1।
ठीक, आगे देख सकते हैं कौन है भाई, तो टीन है। तो देखिए तो ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसमें टीन आएगा, तो मैंने बताया था काशी जी में टॉप, टॉप मतलब टीन, टॉप का संबंध रखेंगे टीन से। तो का यानी कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी 4, तो इसकी वैलेंसी कितना होगा 4 होगा, और कम होगा कितना तो 2। तो जब दोस्तों टीन आपका आएगा कम के लिए तो उसमें पढ़ेंगे अस्टेनस, ठीक है। और जब 4 आएगा अपनी वैलेंसी को लेकर किसी यौगिक में तो उस स्थिति में पढ़ेंगे एस्टेनिक, ठीक है, ई के लगाकर पढ़ेंगे। अगला है असरनिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो असरनिक है तो समझेंगे, असरनिक मतलब अंशु, असरनिक मतलब अंशु, नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए। तो अंशु किससे संबंधित है, तो नाई यानी कि नाइट्रोजन से, और जो नाइट्रोजन है उसका जो वैलेंसी है वो कितना है, तो वो है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे। असरनिक कितना होगा, तो दोस्तों असरनिक का 3 हो जाएगा। यहाँ पर बिस्मथ है, तो दोस्तों बिस्मथ का वैलेंसी कितना होगा, तो देखेंगे कि जो बिस्मथ है वो किस ट्रिक में आ रहा है। तो वही वाला ट्रिक हुआ, यहाँ पर जो ट्रिक दिए थे कौन दिए थे, तो वो दिए थे नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए। तो 20 यानी कि बिस्मथ, 20 यानी कि बिस्मथ है। तो जब नाई का होगा 3 यानी नाइट्रोजन का होगा 3, तो इसका भी कितना होगा, तो इसका भी 3 हो जाएगा। टंगस्टन, टंगस्टन किस में आएगा, तो आप लोग देखिएगा टंगस्टन किस में आएगा, तो टंगस्टन टेस्टी सब्जी, ठीक है, कैरी मोई की टेस्टी सब्जी, कैरी मोई की टेस्टी सब्जी। तो कैरी यानी क्रोमियम, तो क्रोमियम का कितना बताए थे, क्रोमियम का 3 बताए थे। तो कहीं ना कहीं जो टंगस्टन है इसका जो वैलेंसी होगा वो भी कितना होगा, तो वो भी 3 होगा। याद रखिएगा कैरी मोई का टेस्टी सब्जी, तो क्रोमियम का 3, तो जो टंगस्टन है उसका भी 3 होगा। फिर अगर यहाँ पर देखें बेरिलियम का, तो दोस्तों मैंने तो बताया था बेरिलियम का, क्योंकि इसी में आएगा बे मांगे कल स्ट्रॉबेरी रेडी हो गया। तो बे का अर्थ क्या होगा, बेरिलियम। और यहाँ पर जो कल है तो कल का मतलब होगा कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी होगा 2, तो जो बेरिलियम होगा उसकी भी वैलेंसी हो जाएगा 2, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपके इस वीडियो के माध्यम से कुल जितने सारे धनायन मूलक हैं उनका जो संकेत है और उनका जो संयोजकता है वो हम लोग किस तरीके से ज्ञात किए हैं, और साथ ही इनके परिवर्तनशील संयोजकता के कारण इनका जो नाम उच्चारण है वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।